समय शाम का था। सूरज अपनी लालिमा बिखेरता हुआ क्षितिज के पीछे छुपने को तैयार था। गांव के बरगद के पुराने पेड़ के नीचे बनी चौपाल पर कुछ बुजुर्ग बैठे हुए थे। उन्हीं में से एक थे रामस्वरूप। 50 वर्षीय रामस्वरूप का चेहरा आज विशेष रूप से उदास था। उनकी आंखों में एक गहरी चिंता तैर रही थी। उनके दोस्त प्रकाश ने उनकी ओर देखा और पूछा, क्या बात है रामस्वरूप भाई, आज तो बिल्कुल चुप हो, मानो कोई बहुत बड़ी चिंता सता रही हो। प्रकाश, चिंता तो मेरे जीवन की स्थायी साथी बन गई है। वो भी ऐसी साथी जिससे छुटकारा पाने का कोई उपाय नहीं सूझता। अरे भाई, ऐसा क्या हो गया? आखिर चिंता है किस बात की? खेत तो अच्छे चल रहे हैं, सेहत भी ठीक है। प्रकाश, खेत और सेहत की चिंता तो फिर भी सहनीय है। मेरी असली चिंता तो मेरे चारों बेटों को लेकर है। कभी कभी तो लगता है भगवान ने मुझे इन चारों के रूप में कोई परीक्षा ले रखी है। प्रकाश हल्का सा मुस्कुराया। पूरा गांव रामस्वरूप के बेटों की अनोखी बुद्धिमत्ता के किस्सों से वाकिफ था। सुनो रामस्वरूप, बच्चे हैं, थोड़े बहुत शैतान तो होंगे ही, समय के साथ समझदार हो जाएंगे। प्रकाश, तुम समझे नहीं, ये साधारण शैतानी नहीं है। इनकी अक्ल पर तरस आता है। अभी कल की ही बात लो। मेरा बड़ा बेटा गोविंद, जो इस समय 25 बरस का जवान है, अरे गोविंद, ये क्या कर रहा है? बैल को घास खिला, ये साबुन का घोल क्यों बना रहा है? पिताजी, आप तो हर बात में डांटते हो। देखो ना, इस बैल के शरीर पर कितनी गंदगी जमी हुई है। कीचड़, धूल सब लगा हुआ है। अगर ये साबुन का पानी पी लेगा तो अंदर से साफ हो जाएगा, फिर तो इसकी चमड़ी भी चमकने लगेगी। ये मेरी नई मेडिकल साइंस है। अरे मूर्ख, बैल साबुन का पानी पीकर मर जाएगा। तू उसे जहर देने पर तुला है क्या? नहीं पिताजी, जहर में ही अंदरूनी सफाई है। आप देखना, कल ये दुनिया का सबसे साफ बैल होगा। उस दिन बैल को बचाने के लिए रामस्वरूप को पशु चिकित्सक तक के पास भागना पड़ा। गोविंद पूरे रास्ते यही कहता रहा कि पिताजी उसकी साइंटिफिक रिसर्च को नहीं समझ रहे। रामस्वरूप ने प्रकाश को दूसरी घटना सुनाई। और सुनो प्रकाश, उससे एक दिन पहले मोहन की करतूत देखो। मैंने उसे कुएं से पानी निकालने के लिए कहा। रस्सी टूट गई थी, इसलिए मैंने नई रस्सी लाने को कहा। पर मोहन को रस्सी ढूंढने की जगह जंगल में एक लंबा मोटा सांप दिख गया। मोहन जंगल से एक जीवित सांप पकड़कर लाया और सीधा कुएं की ओर बढ़ा। रामस्वरूप की नजर उस पर पड़ी। अरे मोहन, ये सांप लिए कहां जा रहा है? इसे फेंक दो। पिताजी, रस्सी तो टूट गई। मैंने सोचा ये सांप तो रस्सी से भी ज्यादा लचीला है। इसे बांधकर बाल्टी उतारूंगा, पानी निकालूंगा। देखना, ये बिल्कुल नहीं टूटेगा। ये नेचर फ्रेंडली रस्सी है। तू पागल हो गया है? वो सांप तुझे काट लेगा। बाल्टी को थामेगा भी कैसे? अरे पिताजी, आपको नई टेक्नोलॉजी का कुछ पता नहीं। मैं इसके मुंह को बांध दूंगा, फिर ये काटेगा नहीं, और बाल्टी इसके शरीर से लपेट दूंगा, बहुत मजबूती से पकड़ेगा। उस दिन सांप के काटने का खतरा तो टला, लेकिन मोहन को ये समझाने में रामस्वरूप की आधी ऊर्जा खप गई कि सांप रस्सी का विकल्प नहीं हो सकता। रामस्वरूप ने अपनी कहानी जारी रखी। और तो और ये दोनों छोटे, श्याम और छोटू, इनकी जोड़ी अलग ही है। श्याम रोज दरवाजे की चाबी भूल जाता है। कभी खेत में छोड़ आता है तो कभी कुएं के पास। एक दिन जब वो फिर चाबी भूल गया तो छोटू ने कमाल दिखाया। अरे, मैंने चाबी फिर से भूल गया। पिताजी बहुत डांटेंगे। घबराओ मत भैया, मैंने एक नई चाबी बनाई है, देखो। छोटू ने जंगल से लकड़ी का एक टुकड़ा लिया था और उसे चाकू से घिसकर तिकोना आकार दे दिया था, बिल्कुल चाबी जैसा। वाह छोटू,
तूने तो बहुत अच्छी चाबी बनाई है। चल तुरंत खोलते हैं दरवाजा। उन्होंने वो लकड़ी की चाबी ताला में डालकर जोर जोर से घुमानी शुरू कर दी। लकड़ी टूट गई, ताला नहीं खुला। जब रामस्वरूप वहाँ पहुँचे तो वे दोनों लकड़ी के टुकड़े को ही दोष दे रहे थे कि वो मजबूत नहीं थी। सुनकर हैरानी होती है ना। ये है मेरे 20-25 साल के जवान बेटे। इनकी समझ देखो, 5 साल के बच्चे जैसी है। मैं क्या करूं प्रकाश? इनके भविष्य की चिंता मुझे रातों की नींद हराम किए दे रही है। प्रकाश ने गंभीरता से रामस्वरूप की बात सुनी और कुछ सोचता हुआ सा दिखाई दिया। रामस्वरूप भाई, तुम्हारी चिंता जायज है, लेकिन सुनो, एक बात कहूं? जरूर कहो प्रकाश। तुम्हारे पास हमेशा अच्छे विचार होते हैं। देखो, अक्ल अनुभव से आती है। ये लोग घर बैठे बैठे और जिदा होते जाएंगे। इन्हें कोई काम दो, शहर भेजो, वहां कोई छोटा मोटा धंधा सीखने के लिए। दुनिया देखेंगे, लोगों से मिलेंगे जुलेंगे, तो खुद ब खुद समझदार बन जाएंगे। शहर भेजूं? पर प्रकाश, वहां अकेले ये क्या कर बैठेंगे कुछ अंदाजा नहीं। कहीं कोई बड़ी मुसीबत ना खड़ी कर दें। मुसीबत तो यहां भी खड़ी कर ही रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वहां मुसीबत में पड़कर ये सीखेंगे भी। यहां तो तुम हमेशा उन्हें बचा लेते हो। इन्हें अपनी गलतियों का परिणाम भुगतने दो, तभी अकल आएगी। रामस्वरूप ने प्रकाश की बात को गंभीरता से लिया। उन्होंने निश्चय किया कि वह अपने बेटों को शहर भेजेंगे। अगले दिन सुबह रामस्वरूप ने अपने चारों बेटों को बैठक में बुलाया। चारों उत्सुकता से अपने पिता की ओर देख रहे थे। बेटों, तुम सबकी उम्र अब काम करने की है। तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना है, इसलिए मैंने तुम्हें शहर भेजने का फैसला किया है। चारों बेटे एक दूसरे का मुंह देखने लगे। शहर? वहां तो बहुत बड़ी बड़ी इमारतें होती है ना पिताजी। और लोग कार में चलते हैं, बस में चलते हैं। पर मैं चाबी भूल जाऊंगा तो? कोई बात नहीं भैया, मैं वहां पत्थर की मजबूत चाबी बना दूंगा। नहीं बेटा, चाबी का इंतजाम वहां मैं करवा दूंगा। सुनो, तुम चारों शहर जाओगे और वहां रहकर कोई काम सीखोगे। मेरे एक परिचित शहर में रहते हैं, वही तुम्हारी मदद करेंगे। ठीक है पिताजी, मैं शहर जाकर बैलों की ड्राई क्लीनिंग की दुकान खोलूंगा। साबुन का अच्छा घोल बनाकर। गोविंद, बिल्कुल नहीं। तुम वहां जाकर जो कहोगे वही करोगे। अपनी मर्जी से कुछ नहीं करना, समझे? पिताजी, क्या मैं वहां सांप पकड़ने का काम सीख सकता हूं? शहर के कुएं तो बहुत गहरे होंगे, वहां लंबे सांप की जरूरत पड़ेगी। रामस्वरूप ने अपना सिर पकड़ लिया। उन्हें लगा कि प्रकाश ने जो सलाह दी है वो या तो उनकी सबसे बड़ी भूल साबित होगी या फिर सबसे बड़ा कल्याण। उनके मन में एक पिता का डर था, लेकिन उम्मीद की एक किरण भी थी। शायद, बस शायद, दुनिया की रगों से टकराकर उनके बेटों की अक्ल ठिकाने आ जाए। खैर, सबको 100-100 रुपए दे देता हूं। शहर जाकर मेहनत करना और कुछ काम सीख कर आना। ठीक है पिताजी, मैं तो ऐसा हुनर सीखूंगा कि लोग देखेंगे तो दांतों तले उंगली दबा लेंगे। बस बेटा, पर दिखावे के बजाय असली काम सीखना। और मैं ऐसी चीज बनाना सीखूंगा जो आग से भी ज्यादा गर्म हो और बर्फ से भी ज्यादा ठंडी। तब तो सब हैरान रह जाएंगे। हे भगवान, कहां फंसा दिया इन चारों मूर्खों के साथ। कोई धरती पर पैर नहीं रखता। अगली सुबह चारों भाई 100-100 रुपए लेकर निकल पड़े। माँ ने दरवाजे पर रोते हुए आशीर्वाद दिया। बेटों, समझदारी से काम करना, पैसे बेकार मत गिवाना। अम्मा, आप चिंता क्यों करती हैं? हम तो बड़ा नाम कमाकर लौटेंगे। हाँ अम्मा। और मैं तो सोने की मछली ला कर दूंगा। फिर वही बकवास शुरू। जाओ और मूर्खता फैलाकर लौटना मत। चारों भाई हंसते बोलते गांव से बाहर निकल पड़े। रास्ते में चलते हुए भी उनकी मूर्खता झलक रही थी।
भाई लोगों, सोचो अगर सच में सुनहरी मछली मिल गई तो कितना सोना निकालेंगे हर दिन बर्तन भरकर। तू कभी नहीं सुधरेगा। शहर में लोग मेहनत करते हैं, तू मछली के पीछे भागेगा। तुम दोनों तो झगड़ते रहो। मैं तो ऐसा हुनर सीखूंगा कि लोग मुझे देखकर कहेंगे, वाह श्याम महाराज, क्या कला है। और मैं तो आग से ज्यादा गर्म और बर्फ से ज्यादा ठंडी चीज बनाऊंगा। सोचो जरा, लोग छू भी नहीं पाएंगे। काफी देर चलने के बाद वे एक चौराहे पर पहुंचे। चारों ओर से रास्ते फैले हुए थे। अब क्या करें, किस तरफ जाएं? देखो, यहाँ से अलग अलग रास्ते हैं। अगर सब साथ गए तो एक ही चीज सीखेंगे। बेहतर होगा कि हर कोई अलग अलग रास्ता चुने और अलग हुनर सीखे। बिल्कुल सही कहा भाई। मैं तो सबसे बढ़िया रास्ता चुनूंगा, जहां लोग तालियां बजाएं और मेरी तारीफ करें। मैं उस रास्ते जाऊंगा जहां आग और बर्फ दोनों हों, तभी तो मेरी चीज बन पाएगी। और मैं तो उस रास्ते पर जाऊंगा जो नदी की ओर जाता हो। वहां मछलियां जरूर मिलेंगी, सुनहरी वाली भी। अरे मूर्ख, वो मछली कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन ठीक है, तू अपनी मूर्खता में ही सही वही रास्ता पकड़ ले। चारों ने तय किया कि अलग अलग रास्ते लेंगे और 1 साल बाद इसी चौराहे पर मिलेंगे। हाँ, वादा है। चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक 1 साल बाद यही मिलेंगे। एक छोटा सा गांव है। एक ओपन एयर वर्कशॉप में एक कुम्हार उस्ताद अपने चाक पर सधे हाथों से एक लौंदे को सुंदर घड़े का आकार दे रहा है। गोविंद, एक युवा यात्री, वहां आकर रुक जाता है और मंत्रमुग्ध होकर देखने लगता है। वाह, ये तो जादू है, बिल्कुल जादू। बेटा, ये जादू नहीं, बस हाथों का स्पर्श है और मिट्टी से दोस्ती। लेकिन ये साधारण सी मिट्टी और आप इसे गोल गोल घुमाकर इतनी सुंदर आकृति दे देते हैं। मैं ये सीखना चाहता हूं। क्या आप मुझे सिखाएंगे? जरूर। हुनर तो बांटने से ही बढ़ता है। आ जाओ, बैठ जाओ। खुशी से चाक के पास बैठ जाता है। उस्ताद उसे चाक चलाना सिखाते हैं। देखो, पहले चाक को एक समान गति से घुमाना आना चाहिए, ये आधार है। फिर हाथों का दबाव, अंगुलियों का संतुलन। पूरे जोश के साथ चाक घुमाने लगता है। वो इतना मग्न हो जाता है कि उस्ताद की बात के सिर्फ पहले हिस्से को ही सुनता है। ये तो बहुत आसान है। बस घुमाना है। जितना तेज घुमाऊंगा उतना ही अच्छा होगा। कुछ दिन बीत जाते हैं। गोविंद चाक को तेजी से घुमाने में माहिर हो गया है, लेकिन घड़ा बनाने की कोशिश में उसके हाथ मिट्टी का आकार ही बिगाड़ देते हैं। गोविंद, रुको। गति अच्छी है, पर देखो, तुम्हारी अंगुलियां ने मिट्टी को सहला रही हैं या कुचल रही हैं? तुम सुन ही नहीं रहे कि मिट्टी क्या कह रही है। गुरुजी, चाक तो बहुत तेज और बढ़िया घूम रहा है ना? यही तो मुख्य बात है, बाकी तो धीरे धीरे आ जाएगा। उस्ताद एक दुख भरी मुस्कान के साथ सिर हिलाते हैं। वे समझ जाते हैं कि गोविंद का मन सीखने में नहीं, बल्कि सीखने के भ्रम में है। एक विशाल हवादार कार्यशाला में शीशे के रंग बिरंगे टुकड़े चमकीली धूप में नहा रहे हैं। मोहन दरवाजे पर खड़ा हैरानी से एक वृद्ध कारीगर को देख रहा है, जो टूटे शीशों के ढेर से एक चमत्कार रच रहा है। ये तो असंभव है। ये टूटे हुए टुकड़े, ये बिखरी हुई चीजें, ये आदमी इन्हें जोड़कर एक नई जान दे रहा है। ये कोई साधारण काम नहीं, ये तो बहुत बड़ा जादू है।
मोहन हिम्मत जुटाकर कारीगर के पास जाता है, जो एक नीले शीशे के टुकड़े को चिमटी से पकड़कर सटीक जगह पर रख रहा है। प्रणाम गुरुजी। हाँ बेटा, क्या चाहिए? मैंने आपको देखा, ये टूटा हुआ शीशा और ये मोज़ेक। आप टूटी हुई चीजों को जोड़कर नई चीज बना देते हैं। क्या मैं भी ये विद्या सीख सकता हूँ? विद्या? जादू? नहीं बेटा, ये सिर्फ हाथ का हुनर है। दिल लगाकर सीखोगे तो सीख जाओगे। तुम्हारा नाम? मोहन। ठीक है मोहन, आज से तुम इस कार्यशाला में रहोगे। लेकिन याद रखना, पहला सबक धैर्य का है। ये शीशे नुकीले होते हैं, कभी हाथ काट लेंगे। जी गुरुजी, बिल्कुल तैयार हूँ। एक दूसरे नगर में एक लोहे की भट्ठी से चिंगारियां उड़ रही हैं। श्याम वहां खड़ा एक मजबूत लोहार को लोहे के गरम स्लैब पर हथौड़े से वार करते देख रहा है। महान विष्णु, हो, ये आदमी आग और लोहे पर राज करता है। देखो, आग उसके इशारे पर नाचती है और लोहा उसके हथौड़े से डरता है। महाराज, महाराज! क्या है युवक? सावधान, यहाँ गरम लोहा है। मुझे भी आग को वश में करने की विद्या सिखाओ। मैं भी आग और लोहे को अपने अधीन करना चाहता हूँ। आग को वश में करना ये कोई खेल नहीं है बेटा। ये शक्ति की मांग करता है, समर्पण की। तुम्हारा नाम? श्याम। ठीक है श्याम, तुम मेरे सहायक बनोगे। पहला पाठ, लोहा गर्म होने पर ही ढलता है, ठंडा होने पर टूट जाता है। समझे? जी महाराज। 1 साल तक श्याम भट्टी में कोयला झोंकता रहा और लोहे पर हथौड़े के जोरदार प्रहार करता रहा, लेकिन उसने लोहे के गुणों, उसके तापमान के रहस्य या आकार देने की कला के बारे में कुछ नहीं सीखा। एक तीसरे शहर में एक दुकान के अंदर एक साथ 2 अलग-अलग दुनियाएं सिमटी हैं। एक तरफ मोम की मधुर गंध और दूसरी तरफ बर्फ की ठंडक। छोटू दरवाजे पर खड़ा मोमबत्ती बनाने वाले और बर्फ के गोले बनाने वाले को एक साथ देखकर चकित है। ये क्या जादू है? एक ही जगह पर एक आदमी चीजों को पिघला रहा है और दूसरा उन्हें जमा रहा है। इस आदमी के पास ऐसी विद्या है जो चीजों को तरल और ठोस बना सकती है। महोदय, मैं छोटू। क्या मैं यहाँ काम सीख सकता हूँ? ये पिघलाने और जमाने की विद्या? विद्या? अरे ये तो बस गर्मी और सर्दी का खेल है। मोम गर्म से पिघलता है, पानी ठंड से जमता है। कोई बड़ी बात नहीं। रहने और खाने का प्रबंध हो जाएगा तो रुक सकते हो। जी धन्यवाद। एक साल बीत जाता है। गोविंद अब भी वहीं है। चाक को भंवर की तरह घुमाता है, पर एक भी सही घड़ा नहीं बना पाया है। एक दिन उसने निर्णय लिया। गुरुजी, मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। मुझे लगता है कि मैंने चीजों को गोल गोल घुमाने का हुनर सीख लिया है। अब मैं दुनिया में जाकर इसका उपयोग करना चाहता हूँ। पर बेटा, तुमने तो एक घड़ा भी नहीं बनाया। तुमने सिर्फ चाक चलाना सीखा है, कुम्हार बनना नहीं। हुनर साधन को चलाने में नहीं, सृजन करने में होता है। नहीं गुरुजी, ये चाक घुमाना ही तो असली हुनर है। घड़ा तो बाद में कोई भी बना लेगा। क्या मैं वो पुराना टूटा फूटा चाक साथ ले जा सकता हूं? थोड़ी देर गोविंद की ओर देखते हैं, फिर हार मानकर सिर हिला देते हैं। जाओ बेटा, शायद सफर तुम्हें वो सिखाएगा जो मेरी बातें नहीं सिखा पाई। खुशी खुशी वह टूटा हुआ चाक उठाता है और नए सपनों के साथ गांव से चल पड़ता है। उसे यकीन है कि उसने दुनिया का सबसे बड़ा हुनर सीख लिया है। उस्ताद कुम्हार उसे जाते हुए देखते हैं। उनकी आंखों में एक कुम्हार का वो दर्द है जो एक अधूरी मिट्टी की कारीगरी को देखता है जो कभी घड़ा नहीं बन पाएगी। 1 साल बीत जाता है। मोहन पूरे समय कार्यशाला में रहता है, लेकिन उसकी अज्ञानता और सतही सोच ने उसे केवल बाहरी चीजें दिखाईं।
अगले दिन मोहन एक थैला बांधता है जिसमें रंग बिरंगे कांच और गोंद की एक बोतल भरी है। वो कारीगर के पास जाता है। मैंने सीख लिया। टूटी हुई चीजों को जोड़ने का हुनर आ गया है। देखो ना, ये गोंद ये चिपकाता है और ये चमकदार कांच के टुकड़े, इन्हें जोड़कर नई चीज बनाई जा सकती है। मेरी शिक्षा पूरी हुई। गुरुजी, आपका आशीर्वाद चाहिए। मैं अब जा रहा हूँ। क्या सीख कर जा रहे हो मोहन? वही विद्या जिसके लिए आया था, टूटी हुई चीजों को जोड़ना। ये गोंद और ये कांच, यही तो है सब कुछ। कारीगर मुस्कुराता है, एक अधूरे मोज़ेक की ओर इशारा करता है जहां रंगों का संगम एक कहानी कह रहा है। शुभमस्तु, जाओ। मोहन थैले को कंधे पर डालकर चल पड़ता है, ये सोचकर कि उसने सब कुछ सीख लिया है। मैंने सब देख लिया। रहस्य यही है कि लोहे को जोर जोर से पीटना है। जितना जोर से पीटोगे उतना ही वो झुकेगा। आग को वश में करना मतलब उसे तेज जलाना। सीख पूरी हो गई। अगले दिन शाम एक बड़ा हथौड़ा और एक डिब्बा लेकर लोहार के पास पहुंचता है। डिब्बे में से धुआं निकल रहा है। महाराज, मैं जा रहा हूं। आपकी कृपा से मैंने वो विद्या हासिल कर ली है। ओह, कौन सी विद्या? आग को वश में करने की। देखिए, ये हथौड़ा लोहे को वश में करने का साधन, और इस डिब्बे में जलता हुआ कोयला। यही तो है आग की शक्ति, यही तो है राज। शाम हथौड़ा और धुआं उगलता डिब्बा लेकर अपने नए ज्ञान पर गर्व महसूस करता हुआ चला जाता है। समय आने पर छोटू ने एक सुंदर मोमबत्ती और बर्फ का एक साफ टुकड़ा लिया। वह दुकान मालिक के पास गया। महोदय, मैं जा रहा हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लेकर जा रहे हो छोटू? आपकी सिखाई हुई विद्या का सार, ये मोमबत्ती पिघलाने की कला का प्रमाण, और ये बर्फ का टुकड़ा जमाने की कला का प्रतीक। अब मैं जान गया हूं कि चीजों को कैसे पिघलाया और जमाया जाता है। अच्छा अच्छा। शुभ यात्रा। तीनों युवक अलग अलग रास्तों पर चल पड़े। प्रत्येक के पास उनका सामान और उनकी सीख का एक अधूरा सतही अंश था जिसे वे पूर्ण ज्ञान समझकर ले जा रहे थे। उन्होंने औजार तो संग्रह कर लिए थे, पर हुनर का सार उनकी मुट्ठी से रेत की तरह फिसल गया था। सबसे पहले गोविंद आया। उसके कपड़ों पर धूल के निशान थे और चेहरे पर एक अजीब सी थकान के बावजूद आंखों में एक चमक थी। वो एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी पोटली से एक टूटा हुआ चाक निकालकर देखने लगा। कुछ ही पल बाद मोहन का दुबला पतला शरीर सामने की सड़क से नजर आया। उसकी चाल में एक आत्मविश्वास था और उसने अपनी पोटली को बहुत सहेज कर थाम रखा था। एक लंबा थका देने वाला साल बीत चुका था। वही पुराना चौराहा जहां से चारों पथ निकलते थे, आज फिर से चार भाइयों के मिलन का गवाह बनने जा रहा था। हवा में एक अजीब सी उत्सुकता थी, जैसे प्रकृति स्वयं इस मुलाकात का इंतजार कर रही हो। सूरज ढलने लगा था और लंबी लंबी परछाइयां जमीन पर फैल रही थीं। गोविंद भैया, क्या तुम हो? गोविंद चौंक कर उठ खड़ा हुआ। उसकी नजर मोहन पर पड़ी और उसके चेहरे पर एक विशाल मुस्कान फैल गई। मोहन, अरे तू आ गया। तुम कैसे हो भैया? तुम्हारा सफर कैसा रहा? शानदार मोहन, बिल्कुल शानदार। मैंने एक महान हुनर सीख लिया है। इतने में ही एक दूसरे रास्ते से श्याम की भारी भरकम चाल की आहट सुनाई दी। वो अपने मजबूत कंधों पर एक भारी थैला लिए चला आ रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं, बल्कि एक गंभीर, संतुष्ट भाव था, जैसे कोई योद्धा लड़ाई जीत कर लौटा हो। क्या बात है? सब इकट्ठा हो रहे हो। श्याम भैया, लगता है तुमने भी कोई जबरदस्त विद्या सीखी है। तुम्हारे कंधे तो लोहे के हो गए लगते हैं। थोड़ा बहुत अनुभव हुआ है गोविंद।
पर अभी तो छोटू गायब है। कहीं वो... उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि छोटू हांफता हुआ अपने 2 छोटे छोटे बंडल लिए चौराहे पर आ निकला। उसके चेहरे पर एक कोमल लेकिन थकी हुई मुस्कान थी। माफ करना भाई लोगों, मैं देर से पहुंचा। अच्छा, अब सुनो सब, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि मैंने इस 1 साल में क्या हासिल किया है। देखो, मैंने सीख लिया है कि कैसे किसी भी चीज को गोल गोल घुमाया जाता है, चाहे वो कुम्हार का चाक हो या फिर कोई पहिया। ये देखो मेरा चाक, इसकी हर घूमती हुई गति दुनिया के एक रहस्य को दर्शाती है। अरे गोविंद भैया, ये टूटा चाक तो कुछ भी नहीं, तुम्हारा हुनर तो अधूरा है। देखो, मैंने सीखा है कि कैसे टूटी हुई चीजों को जोड़ा जाता है, चाहे वो मिट्टी का बर्तन हो, लकड़ी की कुर्सी हो या फिर टूटा हुआ दिल। देखो, ये मेरा गोंद, और देखो ये चमकदार पत्थर। मैं इन्हें जोड़कर ऐसी चीजें बना सकता हूँ जो टूटने के बाद भी और सुंदर लगे। तुम दोनों तो बच्चों जैसे हो। तुम्हारे ये चाक और गोंद क्या चीज है? असली ताकत, असली हुनर तो वो है जो प्रकृति की सबसे कठोर चीजों पर विजय पाता है। मैंने सीखा है कि कैसे आग और लोहे पर राज किया जाता है। मैं आग लेकर आया हूं। ये आग ठंड को भगा सकती है, अंधेरे को रोशन कर सकती है और लोहे को पिघला सकती है। ये है असली हुनर। और मैंने सीखा है कि कैसे किसी चीज को पिघलाया और जमाया जाता है। ये देखो। उन्हें लगा कि उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े, सबसे जरूरी हुनर सीख लिए हैं। वे चारों विजेताओं की तरह अपनी अपनी पोटलियां और थैले समेटे घर की ओर चल पड़े। रास्ते में वे अपने हुनरों के बारे में ही बातें करते रहे, कल्पना करते रहे कि कैसे वे दुनिया को चमत्कार दिखाएंगे। सुनो, एक बात सोचो, मैं इस चाक से क्या बनाऊंगा, और अगर बना भी दिया तो उसे कौन खरीदेगा? उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? मेरे पास हथौड़ा है, कोयला है, पर लोहा कहां से लाऊंगा? और जो तलवार बनाऊंगा उसे बेचने के लिए योद्धा कहां ढूंढूंगा? एक लोहार की दुकान खोलने के लिए सोना पैसा कहां से आएगा? मेरी ये मोमबत्ती तो एक रात में ही जलकर खत्म हो जाएगी, और ये बर्फ तो पानी बन चुकी है। इनसे तो रोज पैसे कमाना मुश्किल होगा। चारों भाई चुपचाप आगे बढ़ने लगे। उनकी चाल धीमी हो गई थी। उनके कंधों पर लदे हुनर अब बोझ की तरह लग रहे थे। उन्हें एहसास होने लगा कि इन हुनरों से पैसा कैसे कमाया जाए ये कोई नहीं जानता। उनकी आंखों में चमक फीकी पड़ गई। चेहरों पर गर्व की जगह एक गहरी उदासी और चिंता छा गई। वे बिना कुछ बोले सिर झुकाए अपने घर की ओर बढ़ते रहे। क्या हासिल किया हमने? सालों घर से दूर रहे, उम्मीद थी कि कुछ बड़ा करेंगे, और अब लगता है जैसे सब बेकार हो गया। उन्होंने देखा, एक बूढ़ा तपस्वी नारंगी वस्त्र पहने, एक लकड़ी का सहारा लिए, एक विशाल वृक्ष के नीचे खड़ा था। उसकी आंखों में एक असामान्य चमक और चेहरे पर शांति थी। प्रणाम बाबा, हम भटक गए हैं। शरीर से भटकने से ज्यादा दुखद मन का भटकाव होता है। आओ आओ, मुझे बताओ क्या कष्ट है। एक बार फिर गोविंद ने सारी कहानी कह सुनाई। कैसे उनके पिता ने उन्हें हुनर सीखने के लिए भेजा, कैसे उन्होंने अलग अलग विद्याएं सीखीं, और कैसे अब उन्हें लग रहा था कि उनके हुनर छोटे और अर्थहीन थे। देखिए, मैंने सिर्फ ये गोंद बनाना सीखा है, और ये कांच के टुकड़े, लोग कहते हैं ये तो बच्चों का खेल है। और मैं सिर्फ लोहार बनकर रह गया। लोहे को गर्म करके पीटना, ये तो कोई भी मजदूर कर सकता है। मैंने तो बस इतना सीखा कि चीजों को कैसे ठंडा रखा जाए और मोम से उन्हें कैसे सील किया जाए। ये किस काम का? तपस्वी ने एक एक कर उनके हुनर और उनके चेहरे की निराशा को देखा। फिर वो गहराई से मुस्कुराया। तुम सब एक बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। तुम हुनर को तोल रहे हो, जबकि हुनर छोटा बड़ा नहीं होता। वो तो एक औजार है, जैसे एक सुई भी और तलवार भी। असली कला तो उस औजार को इस्तेमाल करने वाले की होती है।
तुमने जो सीखा है वो अलग अलग सुमधुर स्वर हैं, पर संगीत तो तब बनेगा जब तुम इन स्वरों को मिलाकर एक सुरीला राग सुनाओगे। उसकी बातों में एक जादू था जो भाइयों के दिलों में उतर रहा था। बाबा, हम क्या करें? हमें कोई राह दिखाइए। ठीक है, एक परीक्षा होगी। पास के राजा का महल बन रहा है। मुझे पता चला है कि उनका एक बहुत बड़ा अन्न पीसने वाला पहिया टूट गया है। कोई भी कारीगर उसे ठीक नहीं कर पा रहा। अगर तुम चारों मिलकर उसे ठीक कर दो तो न सिर्फ राजा तुम्हें ढेर सारा इनाम देगा, बल्कि तुम्हें अपने हुनर की असली ताकत का भी एहसास होगा। क्या ये करोगे? हाँ बाबा, हम ये करेंगे। हम मिलकर ये करेंगे। और इस तरह चारों भाई एक नए उत्साह से भरकर राजमहल की ओर चल पड़े। राजमहल का प्रांगण कारीगरों और मजदूरों की हलचल से गूंज रहा था। बीचों बीच एक विशालकाय लकड़ी का पहिया टूटा पड़ा था। उसके कई तीलियां चकनाचूर हो चुकी थीं, धुरी टेढ़ी हो गई थी और लोहे के जो छल्ले थे वो भी ढीले या टूटे हुए थे। राजा का मुख्य अभियंता हाथ में ब्लूप्रिंट लिए चिल्ला रहा था, ये असंभव है। इसे बनाने वाला कारीगर तो चल बसा। नए सिरे से बनाने में महीनों लग जाएंगे। राजा हम सबका सिर कलम कर देगा। महाशय, हम इस पहिए को ठीक कर सकते हैं। तुम 4 गंवार लड़के? ये कोई खिलौना नहीं है जो तुम्हारे पिता की दुकान पर ठीक हो जाए। ये राजा का सबसे बड़ा अन्न चक्का है। हमें एक मौका दीजिए। अगर हम असफल हुए तो आप जो चाहें सजा दे देना। ठीक है, ठीक है। करके दिखाओ अपना जादू, लेकिन याद रहे सिर्फ 1 दिन का समय है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि यह पहिया कैसे काम करता था। इसे घुमाना जरूरी है। यह मेरा काम है। देखो, समस्या सिर्फ टूटने में नहीं है, इसकी धुरी ठीक से केंद्रित नहीं रह गई है। अगर हम इसे बिना धुरी ठीक किए जोड़ भी देंगे तो यह घूमेगा ही नहीं या टेढ़ा घूमेगा और फिर से टूट जाएगा। अब इन टूटे हुए हिस्सों को जोड़ना है और उसे सुंदर भी बनाना है ताकि उसकी हुई टूट फूट का निशान भी ना रहे। ये मेरा काम। लेकिन सिर्फ गोंद काफी नहीं है। इसे मजबूत बनाने के लिए लोहे के नए छल्ले चाहिए जो इसे बाहरी दबाव से बचाएं। ये मेरा काम है। उसने तुरंत अपनी विशेष पोटली से बर्फ के बड़े टुकड़े निकाले जो अजीबोगरीब तरीके से पिघल ही नहीं रहे थे। उसने उन गरम लोहे के छल्लों पर बर्फ के टुकड़े रगड़े। भाप उठने लगी और सिसकारियों की आवाज गूंजने लगी। कुछ ही देर में लोहे के छल्ले ठंडे और स्थिर हो गए। जब बर्फ पिघली तो उसने पिघले हुए पानी को साफ कपड़े से पोंछा और अपना मोम निकाला। उसने उस मोम को पहिए की छोटी मोटी दरारों और जोड़ों पर अच्छे से भर दिया ताकि भविष्य में नमी या पानी अंदर घुसकर लकड़ी को सड़ा ना सके। चारों ने मिलकर काम किया। राजा को जब ये समाचार मिला तो वो स्वयं देखने आया। वह ये देखकर हैरान रह गया। उसने न सिर्फ काम की सफलता पर प्रसन्नता जताई बल्कि पहिए की सुंदरता और मजबूती से भी अभिभूत हुआ। उसने चारों भाइयों को अपने सामने बुलाया। तुम लोगों ने अद्भुत कार्य किया है। मेरे सभी कारीगरों ने हार मान ली थी, पर तुम चारों भाइयों ने न सिर्फ इसे ठीक किया बल्कि इसे एक कलाकृति बना दिया। ये बताओ, तुमने ये कैसे किया? तुम में से किस एक के हुनर ने ये करिश्मा किया? महाराज, ये किसी एक का हुनर नहीं था। ये हम चारों के हुनर के मिलन का परिणाम है। मेरे चाक के बिना पहिया ठीक से नहीं घूम पाता। मेरे भाई मोहन के गोंद और कांच के बिना ये टुकड़ों में बिखरा रहता और इतना सुंदर न बन पाता। मेरे भाई श्याम के लोहे के छल्लों के बिना ये इतना मजबूत नहीं बन पाता। और मेरे छोटे भाई छोटू की बर्फ और मोम के बिना श्याम का गरम लोहा सब कुछ जला देता और पानी इसे सड़ा देता। हम चारों एक दूसरे के पूरक हैं महाराज। शाबाश, यही तो असली ज्ञान है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। तुम चारों ने यह सिद्ध कर दिया है।
इन चारों भाइयों को 1,000 सोने के सिक्के इनाम में दिए जाएं। और यही नहीं, मैं इन्हें अपने राज्य के मुख्य कारीगरों की टोली का प्रमुख नियुक्त करता हूं। ये चारों भाई मिलकर राज्य के सभी महत्वपूर्ण निर्माण कार्यों की देखरेख करेंगे। खुशी और गर्व से भरे चारों भाई राजा का आभार व्यक्त करते हुए महल से बाहर निकले। उनके पास अब न सिर्फ धन था, बल्कि सम्मान और एक सुनहरा भविष्य था। जब वे खुशी खुशी घर लौटे तो राम स्वरूप अपनी झोपड़ी के बाहर बैठे थे। उनकी आंखें राह जोते जोते थक चुकी थीं। अपने चारों बेटों को समृद्ध और प्रसन्न देखकर उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उनके पैर छुए। राम स्वरूप ने उन्हें गले से लगा लिया। उस आलिंगन में सालों का वियोग और एक पल में मिली सफलता की मिठास समाई हुई थी।